नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की, जो अगले साल नवंबर में होने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता से घबराकर उनके विरोधी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इस वक्त जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं वो सब के सब ये बता रहे हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, चुनावी रेस में डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी पीछे हो गए हैं। जो बाइडन की हालत इतनी खराब है कि अमेरिका के इतिहास में वो हैरी ट्रूमन के बाद सबसे कम अप्रूवल रेटिंग वाले राष्ट्रपति बन गए हैं। इस वक्त बाइडन की अप्रूवल रेटिंग मात्र 37.7% है। जब ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के आखिरी साल में थे तो उनकी अप्रूवल रेटिंग कम से कम 42% के करीब थी। तो इससे भी आप जो बाइडन की बुरी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल यह है कि जो बाइडन की लोकप्रियता इतनी तेजी से नीचे क्यों जा रही है। फाइनेंशियल टाइम्स और मिशिगन प्रेस ने जब इस पर एक सर्वे किया तो यह पता चला कि सबसे बड़ी वजह बाइडन की इकोनॉमिक पॉलिसी है। लोगों को ऐसा लगता है कि बाइडन ने 2020 के चुनाव से पहले जो सब्ज बाग दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए और उनकी माली हालत 2020 की तुलना में सुधरने की बजाय और खराब ही हुई है। इसके अलावा यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास वॉर की हैंडलिंग से भी लोग खुश नहीं हैं। जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन की टैक्स इवेशन के मामले में हुए इंडाइटमेंट ने राष्ट्रपति बाइडन की छवि को और धूमिल किया है। जैसा हम सब जानते हैं, अमेरिका की मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से वामपंथियों के कब्जे में है। चाहे वह वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या फिर CNN हो, इन सबको ट्रंप से जैसे नफरत है। ये सारे खुलकर वामपंथी रुझान वाले जो बाइडन को सपोर्ट करते हैं। इनके एडिटोरियल्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ एक पक्षीय वन साइडेड दिखेगा। फॉक्स न्यूज़ जैसे इक्के दुक्के अपवाद भी हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर पूरी तरह से वामपंथियों का ही कब्जा है। अब मजे की बात यह है कि ये सारे वामपंथी रुझान वाले अखबार और टीवी चैनल्स जो सर्वे कर रहे हैं उनमें भी डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन से काफ़ी आगे दिख रहे हैं और वो निर्णायक बढ़त भी बनाते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो सर्वे किया उसमें ये दिखाया गया कि अगर मुकाबला सिर्फ ट्रंप और बाइडन के बीच में हो तो ट्रंप को 47% और बाइडन को महज 43% वोट मिलेंगे। मतलब ट्रंप को 4 पॉइंट की बढ़त है। लेकिन अगर मुकाबले में 5 अन्य पार्टियों और निर्दलियों को भी शामिल कर दिया जाए तो ट्रंप को 37% जबकि बाइडन को महज 31% वोट मिलेंगे। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ट्रंप की लीड बढ़कर 6% हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज सर्वे में यह सामने आया कि 6 स्विंग स्टेट्स में से 5 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप की बढ़त 4 से लेकर 10% तक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं और अमेरिका में कितने स्विंग स्टेट्स हैं। स्विंग स्टेट्स का मतलब ये होता है कि उन राज्यों का वोटर पारंपरिक रूप से किधर जाएगा ये नहीं कह सकते और वही राज्य चुनाव का फैसला करते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको समझना हो तो ऐसे समझिए कि जैसे गुजरात है। गुजरात के बारे में सबको पता है कि वहाँ बीजेपी को ही मेजॉरिटी वोट मिलेगा, इसलिए वो स्विंग स्टेट नहीं कहलाएगा। लेकिन दूसरे राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, इनके बारे में कभी भी दावे से ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसको वोट करेंगे, किस पार्टी की तरफ उनका वोट जाएगा, इसलिए उन्हें स्विंग स्टेट्स कह सकते हैं। अब अमेरिका में 50 राज्य हैं और उनमें से तकरीबन 7 राज्यों को स्विंग स्टेट्स माना जाता है, जो अपना रुझान हमेशा बदलते रहते हैं। ये 7 राज्य कौन कौन हैं? ये हैं एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज सर्वे में बाइडन की बढ़त सिर्फ विस्कॉन्सिन में थी, जो कि 2% ही थी। बाकी के 6 राज्य एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को भारी बढ़त दिखी। इसी तरह से ब्लूमबर्ग न्यूज और मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे ने तो ये दिखाया कि भाई सारे के सारे स्विंग राज्य जो हैं 7 स्विंग राज्यों में ट्रंप की बाइडन के ऊपर निर्णायक बढ़त है। अब देखिए, खेल यहां से शुरू हुआ। जैसा कि वामपंथी खेमा अक्सर करता है, जब उन्होंने देखा कि भाई ट्रंप को बैलेट के माध्यम से तो हराना मुश्किल है, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। और वो क्या था? वो रास्ता था कोर्ट के माध्यम से ट्रंप के रथ को रोकना।
अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अमेरिका की अदालतों में ट्रंप की उम्मीदवारी के खिलाफ पिटीशन फाइल करवाना शुरू कर दिया। और मुद्दा क्या बनाया? मुद्दा ये बनाया कि चूंकि ट्रंप ने 2020 का चुनाव हारने के बाद 6 जनवरी 2021 को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अपने समर्थकों को उकसाया था, इसलिए उन्हें इस बार चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिकी संविधान के 14th अमेंडमेंट का सेक्शन 3 ये कहता है कि ऐसे सिविल या मिलिट्री ऑफिशियल या सीनेटर जो इंसरेक्शन मतलब अमेरिकी संविधान के प्रति विद्रोह में शामिल हों, वो किसी भी पद के लिए अयोग्य होंगे। इस तरह के पिटीशन कई राज्यों में फाइल किए गए। 3 राज्यों में जब ये पिटीशन फाइल हुए तो वहां के कोर्ट्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया। वो 3 राज्य कौन कौन थे? मिनेसोटा, मिशिगन और न्यू हैम्पशायर, जहां पे ये पिटीशन खारिज हो गए। कोर्ट ने कह दिया कि भाई इस तर्क में तो दम नहीं है। जब यह मामला कोलोराडो की निचली अदालत में गया तो उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप विद्रोह यानी इंसरेक्शन के तो दोषी हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें ऑफिशियल की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं, क्योंकि 6 जनवरी 2021 को वो राष्ट्रपति के पद पर थे। लिहाजा कोलोराडो की निचली अदालत ने भी ये पिटीशन खारिज कर दिया। आइए देखते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट का सेक्शन 3 एक्चुअली कहता क्या है। वो कहता है, नो पर्सन शैल बी अ सीनेटर और रिप्रेजेंटेटिव इन कांग्रेस और इलेक्टर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और होल्ड एनी ऑफिस सिविल और मिलिट्री अंडर द यूनाइटेड स्टेट्स और अंडर एनी स्टेट who having previously taken as oath as a member of Congress or as an officer of the United States or as a member of any state legislature or as an executive or judicial officer of any state to support the Constitution of the United States shall have engaged in insurrection or rebellion against the same or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of 2/3 of each house remove such disability. तो यह सेक्शन सीनेटर्स की बात करता है, ऑफिसर्स की बात करता है, लेकिन राष्ट्रपतियों की बात नहीं करता है। ये वजह रही कि कोलोराडो की निचली अदालत ने कहा कि भाई इस पिटीशन में कोई दम नहीं है। जब यह मामला ऊपर जाएगा तो भी ये लंबा चलेगा, क्योंकि सेक्शन 3 में इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका में हर राज्य का अपना सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसके ऊपर फेडरल यानी यूएस सुप्रीम कोर्ट है। अब जब यह मामला कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां 4-3 के बहुमत से ट्रंप को इंसरेक्शन यानी विद्रोह का दोषी माना गया और यह आदेश दिया गया कि जनवरी से शुरू होने वाले रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरीज में ट्रंप का नाम बैलेट पेपर पर नहीं होगा। दरअसल अमेरिका में जब चुनाव होते हैं तो वो तरीका थोड़ा अलग होता है। अब भारत में किसे चुनाव का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता। वहाँ अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है और आपको टिकट चाहिए तो उसके लिए भी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा पार्टी के अंदर, और उसके लिए जो चुनाव होता है उसे प्राइमरी कहते हैं। अब ये तो तय है कि वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट होंगे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा इसका फैसला प्राइमरीज के चुनाव से तय होगा। रिपब्लिकन कैंडिडेट की रेस में डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे हैं। उनके प्रतिद्वंदियों में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस, निकी हेली और विवेक रामास्वामी जैसे लोग हैं। निकी हेली और विवेक रामास्वामी दोनों का संबंध भारत से है। निकी हेली पंजाबी सिख परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि विवेक रामास्वामी का परिवार दक्षिण भारत से संबंध रखता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इन सबसे बहुत आगे हैं। रिपब्लिकन पार्टी से टिकट की रेस में उनके सामने अभी कोई नहीं है और उनको ही टिकट मिलना तय है अगर कोई कानूनी बाधा नहीं आती है तो। ट्रंप के खिलाफ कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पहले अपील्स कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हालांकि ये तय है कि मामला घूम फिरकर यूएस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को राहत मिलेगी? अब यहाँ यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में जजों के चुनाव में राजनीतिक दखल काफ़ी ज़्यादा रहता है और ये देखा गया है कि उनके फैसले उनकी पॉलिटिकल लीनिंग से प्रभावित होते हैं। कोलोराडो की जिस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया है उसमें 7 जज हैं और वे सारे डेमोक्रेटिक गवर्नर्स ने अपॉइंट करे हैं। लेकिन जब यूएस सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो उनके 9 में से 6 जज कंजर्वेटिव्स हैं, मतलब उनका झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की तरफ है
उनमें से 3 को तो खुद ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए अपॉइंट किया था। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जब मामला यूएस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ट्रंप के पक्ष में फैसला आने की पूरी संभावना है। वैसे चुनाव में अभी साल भर बाकी है और कहते हैं कि राजनीति में तो एक सप्ताह भी बहुत लंबा समय होता है, लेकिन जिस तरह से बाइडेन की लोकप्रियता दिन ब दिन घटती जा रही है उससे उम्मीद की कोई किरण तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। जिस तेजी से जो बाइडेन की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे जा रहा है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वामपंथियों की तमाम साजिशों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। आज के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।